जैसे ड्रोन्स हैं, जैसे वेपन सिस्टम्स हैं, क्या इनको भी एआई चलाने लग जाएगी? क्या इससे किस तरह के मानवता को और जो सारे विश्व को किस तरह के रिस्क होंगे, किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं जो आज हम सोच नहीं पा रहे। कि डर ये भी है दुनिया को कि कहीं हथियार जो है अलग अलग हथियार जो वेपन सिस्टम है वो कहीं एआई न चला दे, कहीं युद्ध न शुरू हो जाए या कहीं तबाही न मचा दे। तो इसको आप थोड़ा एलॉबरेट करेंगे कि ये कैसे होने का डर, मतलब इस पर क्या डर है इसको लेकर, जो वेपन्स को लेकर खासकर बड़े देशों में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनमें काफी सारे वेपन सिस्टम्स तो न्यूक्लियर भी हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं इनका जो कंट्रोल के सॉफ्टवेयर वगैरह हैं ये भी, इनमें भी अगर एआई आ जाए तो फिर रिस्क और भी बढ़ जाती है दुनिया के लिए। तो चाइनीज वर्ल्ड व्यू को आगे बढ़ाता है कि वो तियाननमेन स्क्वायर में क्या हुआ उसके बारे में बताएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश को अब भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो इस तरह के जो चाइनीज पर्सपेक्टिव्स हैं वो उसमें बिग। तो प्रधानमंत्री, मुझे लगता है मोदी जी को इन सारे मुद्दों पर बोलना होगा। और एक बड़ी आशंका है एआई को लेकर कि जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों का रोजगार पे क्या असर होगा। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं भारत तक। भारत तक में हम आज चर्चा करेंगे पेरिस में जो एआई समिट होने जा रही है 10 और 11 फरवरी को, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ को चेयर करेंगे। तो इस समिट के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एआई फॉर इंडिया के को फाउंडर शशि शेखर वेम्पति। शशि जो है प्रसार भारती के भी सीईओ रह चुके हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी दखल रखते हैं। शशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो शशि, हम ये जो पेरिस में जो एआई समिट हो रही है उसको समझने से पहले ज़रा हमारे दर्शकों को ये आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें कि एआई क्या है, क्योंकि एआई सबने सुन लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये है क्या? मतलब ये हमारा जैसे ह्यूमन ब्रेन है वैसे ही आर्टिफिशियल ब्रेन है, क्या है एग्जैक्टली एआई, कैसे समझे हम? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है ये कि जो मशीन है, अगर आप किसी भी मशीन को ले लें, जैसे हमारे गाड़ियां हैं, घर में जो हम यूज करते हैं, ये जो भी काम करते हैं ये सिर्फ वही काम करते हैं जो हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे गाड़ी को आपने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हुआ, आपने एक्सीलरेटर दबाया तो गाड़ी आगे जा रही। तो मशीन्स का बेसिक डिजाइन ये है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होता है। अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो सिलिकॉन चिप्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो, इनके अंदर जो चिप होता है, ये इन पे काफी प्रगति हुई है। ये काफी शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। और आज ये इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि ये सिर्फ हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कमांड देते हैं, सिर्फ उसको ना करके बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके ये खुद भी कुछ सुझाव दे सकता है, खुद भी अपना सोच कर सकता है कि इसके आगे क्या किया जाए, कोई भी अगर काम हम कंप्यूटर को दे। तो ये एक पिछले मान लीजिए 5, 6, 7, 10 साल में एक बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन हुआ है। इसके दो वजह हैं। एक तो जो चिप्स हैं ये पावरफुल होते गए हैं, तो इसमें आजकल करीब बिलियन से लेकर ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप में हम डाल सकते हैं। इसका मतलब जो पहले जैसे 1960s में जो जैसे अपोलो लॉन्च हुआ, उसमें जितना कंप्यूटिंग पावर लगता था वो आजकल आपके मोबाइल फोन पे उतना कंप्यूटिंग पावर है। तो ये मेनली बिकॉज जो सिलिकॉन चिप्स है ये बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं और इसमें ट्रांजिस्टर्स का जो डेंसिटी है वो बढ़ता गया है। तो ये काफी सारा इंफॉर्मेशन, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही छोटे समय में और तुरंत आपको किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ है। दूसरा जो बड़ा एवोल्यूशन हुआ है वो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर है। तो अगर मान लीजिए हम एक डेटा सेंटर में बहुत सारे ऐसे चिप्स लगा दें, तो एकदम से बहुत सारा कंप्यूटिंग पावर एक जगह आ गया और इसको आप कहीं भी इंटरनेट के द्वारा आप इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जब एक साथ हो गई हैं तो मशीन्स का जो एबिलिटी है ये एक स्टेप आगे बढ़ गया है, जहां नॉट ओनली वो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करें,
पर जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, कोई और काम कर रहा है, तो उसमें जो भी पैटर्न्स है, उसमें किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का डेटा आ रहा है, किस तरह के निर्णय लिए लिए जा रहे हैं, तो ये मशीन्स उसको भी एनालाइज करके वो अपना सोच को बढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नीचे जो जी। आर्किटेक्चर है, ये वो है मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं। जैसे आपने तो उदाहरण दिया कि गाड़ी हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर गाड़ी चलती है, हम जो गाड़ी को कहते हैं वैसे चलती है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार तो खैर अभी भी माना जाता है कि काफ़ी दूर है, लेकिन जो अभी हम एआई के जो यूज़ केसेस देख रहे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं, एक तो जैसे चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स आ गए जो हमारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन और कहाँ कहाँ जो हमारी ज़िंदगी में इसका उपयोग हमें तुरंत से देखने मिल सकता है कि ये चीज़ें बदल जाएंगी आने वाले साल 2 साल में? देखिए, काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो हम इतना यूज कर रहे हैं कि हमें मालूम भी नहीं है कि वहां पे एआई या मशीन लर्निंग का उपयोग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए स्पेल करेक्शन। हम अक्सर जब अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बहुत कॉमन है। तो आजकल आपके मोबाइल फोन पे हो या डेस्कटॉप पे हो, आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली उसको ऑटो करेक्ट कर देता है कि, और कभी कभी आपको बता देता है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। जी। ये जो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट है या ऑटो करेक्ट है, ये एक बहुत ही बेसिक उदाहरण है जिस तरह से एआई और मशीन लर्निंग ऑलरेडी हमारे डिवाइसेस में आ चुका है। और दूसरी जो एक सबसे परहैप्स कॉमन उदाहरण है, आप अगर यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, जी। तो आपको जिस वीडियो को आपने देखा, जैसे मैं मिलिंद जी के साथ संवाद कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है, मिलिंद जी के पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है, भारत तक के वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो आप देखेंगे कि जो साइड बार में आपको जो रिकमेंडेशंस आती हैं यूट्यूब पर, वो भी मशीन लर्निंग है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, मशीन देख रहा है कि आपकी क्या रुचि है, आप किस तरह के वीडियोस को देखते हैं, किस तरह के टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, कितना देर तक देखते हैं, किस किस समय पे देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें मशीन क्या बैकग्राउंड में ये सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, और ये डेटा सिर्फ मेरे या आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मिलियंस, जो जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, उन सबसे ये इस तरह का डेटा कलेक्ट हो रहा है। और ये जो मशीन्स है जो क्लाउड में बैठी हैं, तो ये सारा डेटा को वो रियल टाइम में बिल्कुल 2-3 सेकंड के अंतर में ये सारा एनालाइज होके उसका एक आउटपुट आता है कि हाँ, इस समय बिलिन जी को ये वाला वीडियो देखना चाहिए, तो मैं ये वाला वीडियो रेकमेंड करता हूँ। तो ये एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। तो ऐसे ही चलते एआई के बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं, जैसे अलेक्सा हो, गूगल असिस्टेंट हो। अभी तो जो जितने भी नए एप्पल आईफोन्स आए हैं, उनमें भी एप्पल इंटेलिजेंस आ गया है। तो एक तरह से जो इंटेलिजेंट वॉइस इंटरैक्टिव इंटरफेस है, जो आपके कमांड्स को समझ सकता है, जो आप करना चाहते हैं उसको समझ सकता है, और आपके लिए वो आगे भी बता देगा कि आपको अब नेक्स्ट ये करना चाहिए, आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, आपको ये वाला शब्द टाइप करना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन सा एआई कैपेबिलिटी है जो सबके पास मोर और लेस उपलब्ध है। बाकी जिस तरह का अब एवोल्यूशन हो रहा है, प्रगति हो रही है इस टेक्नोलॉजी में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो बाकी देशों में तो ऑलरेडी हैं, जैसे यूएस में है। मैंने देखा है कि आज कार्स में इतना इंटेलिजेंस आ गया है कि वो लेन चेंज कर सकता है, पार्किंग कर सकता है। तो काफी सारा सेल्फ ड्राइविंग में सोफिस्टिकेशन आ गया है। वैसे ही आप बाकी क्षेत्रों में, जैसे अभी जो नए चिप बन रहे हैं, आज ये स्थिति है कि जो एआई के लिए जो चिप्स बन रहे हैं, वो उन चिप्स का डिजाइन भी एआई को यूज करके हो रहा है। तो इसका मतलब एआई अपने आप को और शक्तिशाली बना रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी, जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं, उनका जो प्रगति है वो एक लीनियर ग्राफ में चलती थी कि पहले ये होता था, फिर दूसरी कैपेबिलिटी आती, फिर तीसरी, फिर चौथी, सो ऑन। पर अभी एआई के वजह से ये जो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस का जो गति है वो एक्सपोनेंशियल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो जब कोविड हुआ था, तो पहले जो वेव था वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट जब डेल्टा वेव आया एकदम से बढ़ गया था, एक्सपोनेंशियल। तो एक तरह से एआई का जो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है वो भी उसी तरह एक्सपोनेंशियल होने वाला है। तो ये शशि आपने बहुत अच्छे समझाया कि जब YouTube पर भी हम वीडियो देखते हैं तो हमारी पसंद को वो पहले से जान लेता है, हमारा पैटर्न पहले का समझ के, हमारी उम्र समझ के, हमारा जेंडर समझ के, हमारे पहले वाले वीडियो देख के उसके आधार पर वो रिकमेंड कर देता है। ये तो आपने एक बहुत साधारण उदाहरण या ग्रामर
ठीक कर लेता है। अब हम शशि जी, हम अब मुड़ते हैं जो पेरिस में ये जो समिट हो रही है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो ये समिट का क्या मकसद है, ये क्यों हो रही है ये समिट? अभी 2 साल पहले एक तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है एआई को लेकर, जहां एआई के जितने भी टूल्स थे पहले, जैसे अलेक्सा था या ये यूट्यूब रिकमेंडेशन थे, ये एक स्तर तक पहुंचकर रुक गए थे। 2 साल पहले जो एक बदलाव जो आया वो चैट जीपीटी को लेकर आया, जहां एआई अब सिर्फ रिकमेंडेशंस या कुछ चीजें समझकर आपको आगे का बताना, इसको छोड़कर अब एआई उस स्तर पर पहुंच गया जब किसी भी विषय पे आप कुछ भी पूछ सकते हो और वो आपके लिए जवाब दे सकता है। उसको उसके उसके बेसिस पे आपके लिए एक निबंध लिख सकता है, कोई रिपोर्ट बना सकता है, कोई प्रेजेंटेशन बना सकता है। आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ 2-3 मिनट का वीडियो भी बन जाता है जी मिनटों में। तो ये एक तरह से बहुत ही जंप, क्वांटम जंप जो कहते हैं, एक लीप की तरह हुआ था 2 साल पहले चैट जीपीटी को लेकर। तो उसके चलते एक जो चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि क्या एआई इस हद तक पहुंच जाएगा जहां जिस तरह से हमारा जो ब्रेन है, जिस तरह का नेचुरल इंटेलिजेंस है, क्या एआई उसको भी पार कर लेगा? तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न है। और अगर इस तरह की क्षमता अगर एआई में आ जाती है, तो क्या डिफेंस को लेकर, जैसे ड्रोन्स हैं, जैसे वेपन सिस्टम्स हैं, क्या इनको भी एआई चलाने लग जाएगी? क्या इससे किस तरह के मानवता को और जो सारे विश्व को किस तरह के रिस्क होंगे, किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं जो आज हम सोच नहीं पा रहे। एक सिंपल सा एग्जांपल है कोविड को लेकर, क्योंकि उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे लैब में, एकदम से कोविड ऐसे स्प्रेड हो गया था जो जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं था। तो क्या एआई में भी इस तरह के खतरा पैदा हो सकते हैं? उसके लिए जो विश्व भर के देशों के सरकारों को क्या करना चाहिए? क्या हर देश अपना खुद का देखे या सारे देश मिलकर कुछ करें? तो ये बेसिकली इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समिट हो रही है कि एआई को लेकर दुनिया में क्या रिस्क हैं, क्या किस तरह का कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए सरकारों के बीच में, एआई सेफ्टी क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या बेंचमार्क्स होने चाहिए। और क्योंकि एआई में इतना इनोवेशन हो रहा है, तो इस इनोवेशन की प्रगति को क्या हम रोकें, क्या इसको स्लो डाउन करें, या इनोवेशन चलता रहे पर इसके सराउंडिंग जो रूल्स है, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, हम इसको कैसे एस्टैब्लिश करें? तो इन सारे बातों पे एक तरह से ग्लोबली चर्चा हो रही है। एक ग्लोबल पार्टनरशिप समिट भी हुआ था, पिछले साल दिल्ली में हुआ था, इस साल सर्बिया में हुआ था अभी हाल ही में। फिर एक यूके में पिछले साल हुआ था एआई को लेकर कि सारे सरकारें क्या करनी चाहिए। तो ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है जो अभी पेरिस में हो रहा है। और विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका को चेयरमैन होंगे इस समिट के। नहीं तो शशि, अभी जो प्रधानमंत्री की भूमिका उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि डर ये भी है दुनिया को कि कहीं हथियार जो है, अलग अलग हथियार जो वेपन सिस्टम है, वो कहीं एआई न चला दे, कहीं युद्ध न शुरू हो जाए या कहीं तबाही न मचा दे। तो इसको आप थोड़ा एलॉबरेट करेंगे कि ये कैसे होने का डर है, मतलब इस पर क्या डर है इसको लेकर, जो वेपन्स को लेकर खास करके? जैसे देखिए, आज सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, जितने भी ड्रोन्स हैं, इनको आज ह्यूमंस चलाते हैं, पायलट जो बैठे रहते हैं वीडियो गेम की तरह इन ड्रोन्स को कंट्रोल करते हैं और इनको ये चलाते हैं। तो आगे चलकर ये भी हो सकता है कि जैसे हमने अभी देखा होगा बीटिंग रिट्रीट में कुछ पिछले 2-3 साल से ड्रोन का एक डिस्प्ले होता है, जहां ढेर सारे ड्रोन, करीब 100 से लेके 1000 तक के ड्रोन्स फॉर्मेशंस करते हैं। तो ये जो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स है, जो ड्रोन्स की एक साथ इतने सारे ड्रोन्स को कंट्रोल करना, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें फिर सॉफ्टवेयर बनाना होगा, सॉफ्टवेयर से इसको कंट्रोल करना होगा। तो अगर आगे जाके ये जो इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये अगर एआई से पावर्ड है, तो ये इतने सारे ड्रोन्स को ये ऑटोमेटिकली ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि अभी ये करो, अभी वो करो, वहां जाओ, इस तरह के
एक्शंस लो। तो ये सारे रिस्क्स आगे बन सकते हैं कि वेपन सिस्टम्स में इतने स्तर पर, इतने स्केल पर, जहां हजारों ड्रोन्स एक साथ कोई एक्शन ले, जो नॉर्मली ह्यूमन कंट्रोल से नहीं हो पाता है, तो वो एक बड़ी रिस्क है। और जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं बड़े देशों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनमें काफी सारे वेपन सिस्टम्स तो न्यूक्लियर भी हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं, इनका जो कंट्रोल के सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ये भी, इनमें भी अगर एआई आ जाए तो फिर रिस्क और भी बढ़ जाती है दुनिया के लिए। तो ये एक तरह का रिस्क वो हो गया। दूसरा रिस्क है जो आमतौर पे हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, हमारे घर पे आजकल हर डिवाइस स्मार्ट है। फ्रिज में स्मार्ट चिप लगा होता है, टीवी में स्मार्ट टीवी बन गए हैं। तो इतने सारे जो घर के जो अप्लायंसेस है, ये सब भी स्मार्ट है। इन सब में भी वाईफाई से कनेक्टेड है या ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। इनमें सॉफ्टवेयर रहता है इनमें, और इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस भी आप दे सकते हो अपने ऐप से, अपने फोन से। तो कल ये एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां कोई, किसी ने, जैसे चाइना को लेकर एक आशंका होती है कि उनके सॉफ्टवेयर में हमेशा बैकडोर होता है, डेटा चाइना चला जाता है और चाइना से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह के साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स भी काफी हुए हैं यूएस में भी, जहां चाइनीज हैकर्स, क्योंकि ये बैकडोर है तो उसके तरफ उसको एक्सप्लॉइट करके वो उन सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते थे। तो आगे चलकर इतने सारे अप्लायंसेस को एआई के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी एक बड़ी रिस्क है। फिर उससे लोगों के घरों में एआई के थ्रू अटैक्स हो सकते हैं, स्नूपिंग हो सकता है। तो ये सारे पोटेंशियल रिस्क हैं। तो इन सबको सोच के कुछ ऐसे नॉर्म्स होनी चाहिए कि एआई में क्या एआई सिस्टम्स कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए एआई सिस्टम्स। फिर अभी जितने भी हम इंटरनेट पे हम पढ़ते हैं, काफी सारा इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से आता है, और विकिपीडिया को लेकर काफी सारे जितने भी आर्टिकल बनते हैं, विकिपीडिया उनके लिए रेफरेंस है। अब ऐसा सिचुएशन है कि आप एआई के माध्यम से ढेर सारे आर्टिकल्स सिर्फ मिनटों में आप लिख सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि हम पूरा का पूरा एक नैरेटिव जो काल्पनिक है, जो वास्तव में नहीं है, जिसका कोई फैक्चुअल रियलिटी नहीं, उसको हम खड़ा कर सकते हैं और फिर उसको विकिपीडिया में डाल सकते हैं। तो एआई को लेकर सारा डिसइंफॉर्मेशन का स्केल जो है वो काफी बढ़ सकता है। और हमने देखा भी अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, इतने सारे डीप फेक वीडियो भी चल रहे थे। तो ये सारे रिस्क को एड्रेस करते हुए मेनली ये समिट का एजेंडा है। तो शशि, प्रधानमंत्री जितने भी एआई के ग्लोबल लीडर्स हैं वो हम देखते हैं कि वो मिलते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब एआई को लेकर आउटलुक क्या है उनके हिसाब से? हमारे देश में हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं? आपने चूंकि नज़दीक से इन चीज़ों को फॉलो किया है, इसलिए प्रधानमंत्री का व्यू क्या है इस बारे में? दो तीन मुद्दे हैं जो भारत देश के पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। पहला यह है कि जितने भी ये बड़े एआई मॉडल्स हैं जो बने हैं पिछले 2-3 साल, ये सारे वेस्ट में बने हैं। और इनका जो अंडरलाइंग जिस डेटा को ट्रेन करके ये मॉडल्स बने हैं, वो सारा इंटरनेट से उन्होंने लिया हुआ है। और इंटरनेट पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो अंग्रेजी में है। भारत देश से जो भारतीय भाषाओं में जो कंटेंट है वो काफी कम है इंटरनेट पर। तो इन सारे मॉडल्स में वो एक वेस्टर्न बायस है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में एक तरह से एक टेक्नोलॉजी को लेकर एक रेस चल रहा है। तो अब चाइना भी अपने तरफ से एक नया मॉडल उसने अभी रिसेंटली रिलीज किया, डीप सीक को लेकर। और इसमें भी आप देखेंगे तो उनका जो ट्रेनिंग डेटा है और इसमें जो रूल्स सेट किए हैं, वो चाइनीज वर्ल्ड व्यू को आगे बढ़ाता है कि वो तियाननमेन स्क्वायर में क्या हुआ उसके बारे में बताएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश को अब भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो इस तरह के जो चाइनीज पर्सपेक्टिव्स हैं वो उसमें बिग्ड है। तो ये एक आगे चलकर ये एक बड़ा इशू है कि जो दो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी प्लेयर्स हैं, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरी तरफ चीन है। तो ये टेक्नोलॉजी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ा रहे। तो इसमें फिर भारत का क्या भूमिका होना चाहिए? तो भारत को अपने खुद के स्वदेशी मॉडल्स
को आगे बढ़ाना होगा, फाउंडेशनल मॉडल्स इंडिया में बनना चाहिए, जो और उसके लिए जो इंडियन डेटा सेट्स चाहिए, उस पे हमें काम करना होगा, क्योंकि वो एक बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। क्योंकि इंटरनेट पे जो ऑलरेडी उपलब्ध है, वो सारा अंग्रेजी का कंटेंट है, बाहर से बना हुआ कंटेंट है। जो भारतीय भाषाएं, इतने सारा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जो 25 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 100 से भी अधिक बोलियां हैं, और उनमें जो कंटेंट है, जो लोकल कंटेंट है, उसको हम किस तरह से डिजिटाइज करें, और जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जैसे एग्रीकल्चरल डेटा हो, हेल्थ का डेटा हो, इसको हम किस तरह से हमारे जो एआई डेवलपर्स हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो ये एक इंडिया का प्रायोरिटी ये होगा कि ऐसा नहीं हो कि इस टेक्नोलॉजी रेस में एक जो बड़े देश हैं, जो मोर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वो आगे चले जाए, और जो ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं, जो डेवलपिंग अभी विकासशील देश हैं, उनमें और बड़े देशों में अंतर बहुत बड़ा ना हो जाए। तो एक बड़ी कंसर्न है। तो प्रधानमंत्री, मुझे लगता है मोदी जी को इन सारे मुद्दों पर बोलना होगा कि और एक बड़ी आशंका है एआई को लेकर कि जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों का रोजगार पे क्या असर होगा, और जैसे भारत जैसे देश में जहां इतने सारे युवा हैं, उनको हम कैसे स्किल करें, उनको हम कैसे तैयार करें इस एआई वाले इकोनॉमी के। जी, तो सबसे आखिर में शशि शेखर जी, जो आप अपना सेशन वहाँ पर जा रहे हैं जिसमें भाग लेंगे, उसका क्या फोकस होगा आपके सेशन का? हाँ, तो ये जो हम सेशन करने जा रहे हैं, ये एक ऑफिशियल इवेंट है, जो वहाँ पे पेरिस में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पीएसएल, उनके यहाँ पर ये आयोजित है। तो ये एआई फॉर इंडिया अलॉन्ग विद सीपीआरजी, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, ये दोनों हम साथ में कर रहे हैं। और इसमें मेन फोकस है कि एआई फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो विकासशील देश है, खासकर भारत जैसे देश, इनमें अगर एआई के कैपेबिलिटीज हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए किस तरह का डेटा चाहिए और वो डेटा कहाँ से आएगा। तो एक बड़ी चर्चा का विषय है ये। दूसरा चर्चा का विषय है नौकरियों को लेकर, स्किल्स को लेकर, किस तरह से हम हमारे युवा को एआई वाले फ्यूचर के लिए हम तैयार कैसे करेंगे। तो ये ब्रॉडली ये दोनों चीजों पर फोकस होगा। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया है, जिसे हम कह रहे हैं डेटा दान। क्योंकि भारतीय भाषाओं में, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेट पर ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। क्या हम हमारे जितने भी सरकारें हैं, सरकारी संस्था है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज है, जितने भी रिसर्च लैब्स है, और जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स है, क्या हम इनको मोटिवेट करें कि ये अपना जो डेटा है, जिसमें किसी का प्राइवेसी का एंगल नहीं हो, जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो, उस तरह का डेटा को क्या आप सार्वजनिक कर सकते हैं, क्या आप उसको पब्लिक बना सकते हैं, डेटा डोनेशन के माध्यम से, डेटा दान के माध्यम से, ताकि जितने भी भारत के स्टार्टअप्स हैं, एआई रिसर्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इनको ये सार्वजनिक डेटा सेट्स का एक्सेस मिल जाए, ताकि ये अपने मॉडल्स बनाए भारत देश में, जो भारत के काम आए। और ये जो टेक्नोलॉजी का रेस चल रहा है, जो अमेरिका और चीन के बीच में, इसमें भारत भी आगे बढ़ सके। तो हमने एक पोर्टल भी बनाया है इसके लिए, datadan.org। तो इस पर कोई भी संस्था हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी, और कुछ अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी काफी सारे हमारे पास भी जो डेटा होता है, अगर इसको हम सार्वजनिक करना चाहें, तो वहां उस पोर्टल पे जाकर वो उसको पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हैं, ताकि जो एआई रिसर्चर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद शशि शेखर जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे एआई फॉर इंडिया के को फाउंडर शशि शेखर वेम्पति जी, और उन्होंने हमें बताया कि जो पेरिस में समिट होने जा रही है, एआई समिट, जिसमें प्रधानमंत्री को चेयर करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में, तो उस इवेंट का फोकस क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमको समझ में आई कि एआई का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है, उससे खतरे क्या उत्पन्न हो सकते हैं, इस पर भी उस पेरिस की जो एआई समिट है उसमें चर्चा होगी। शशि शेखर जी, इस बातचीत के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।